हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल पार्ट है वो हमने पूरा स्टडी कर लिया है। और उन्हीं सारी वीडियोस को देखने के बाद अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है? दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी is based upon the scattering of light। ठीक है, मतलब अभी तक हम जितने भी फिनोमेना हम डिस्कस करके आए हैं या फिर हमने रोटेशनल में पढ़ा, वाइब्रेशनल में पढ़ा, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि रेडिएशंस वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी। यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखी जाती है। अब देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड है, तो सबसे पहले हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है यही डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, ये मैंने कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल लिया है और इस चार्ज्ड पार्टिकल पे मैंने यहाँ से रेडिएशंस इंसिडेंट करवाई। और जब मैं रेडिएशन को इंसिडेंट करा रही हूँ तो ये जो रेडिएशंस हैं इन्हें मैं क्या बोल सकती हूँ? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज बोलूँगी क्योंकि ये रेडिएशंस में हम बाहर से इस पे पास करा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं बेसिकली, जो भी हम इससे पास कराते हैं किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल से। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है इसे चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। अभी आप इसे एज अ कोई भी स्पीशीज लेकर चलो, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ स्कैटरिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करेगा और फिर इससे इंटरैक्ट होके यहाँ पे ये लाइट्स स्कैटर्ड हो जाएंगी और जो स्कैटर्ड रेडिएशंस होंगे उनको हम बोल देते हैं स्कैटर्ड रेज। तो इस टाइप से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। किसी भी मॉलिक्यूल से कोलिजन करके या पास होके जब वो लाइट स्कैटर हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग बोलते हैं, और जो रेडिएशन से स्कैटर होके आती हैं उन्हें हम स्कैटर्ड रेज बोलते हैं। क्लियर हुई स्कैटरिंग ऑफ लाइट? अब एक चीज आप यहाँ पे फोकस करो कि यहाँ पे जब भी इंसिडेंट रेज यहाँ पे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कर रही है तो यहाँ पे तीन प्रोसेसेस मेनली हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं? देखो, एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो सकती है कि इंसिडेंट रे क्या करे, मॉलिक्यूल, मैं अभी इसको कोई भी स्पीशीज बोल रही हूँ, आप मॉलिक्यूल या चार्ज पार्टिकल इस पे अभी ध्यान मत दो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल लिया है तो मैं चार्ज पार्टिकल बोल देती हूँ। इंसिडेंट रेज यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल के पास आई, वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ और यहाँ पे अगर एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज ना हो, मतलब ना तो जो इंसिडेंट रेज आई हैं उन्होंने अपनी एनर्जी किसको दी, मॉलिक्यूल को या फिर चार्ज पार्टिकल को, और ना ही चार्ज पार्टिकल ने अपनी एनर्जी इंसिडेंट रेज को दी। मतलब इंसिडेंट रेज जैसी उनकी फ्रीक्वेंसी थी सेम वैसी की वैसी ही स्कैटर्ड रेज की आ जाएगी, क्योंकि रेडिएशन में कोई चेंज ही नहीं आया। तो हम यहाँ पे देखो तीन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जो यहाँ पे हो सकती हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो पहली तो क्या हो गई कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज ही ना हो, नो एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगी कि जो इंसिडेंट रेज हमने पास कराई तो चार्ज पार्टिकल क्या करे, उन इंसिडेंट रेज से कुछ एनर्जी ले ले।
ठीक है। तो इस अब क्या हो गया, जो रेज थी, अब जो स्कैटर्ड रेज होंगी उनकी एनर्जी भी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रेज ही है बेसिकली ये, उन रेज में चेंज होके वही तो स्कैटर हो रही है। तो जब एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी तब तो वो एज इट इज निकल गई, लेकिन अब यहाँ पे जब उसकी एनर्जी को मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके साथ इंटरेक्शन कर लिया, तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई। इसका मतलब स्कैटर्ड रेज की एनर्जी इसमें क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे क्या आ गई, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेज। ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या हो सकता है, इंक्रीज इन स्कैटर्ड रेज। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जब इंसिडेंट रेज ने इंटरेक्शन किया तो वहां पे पार्टिकल से एनर्जी ले ली किसने, इंसिडेंट रेज ने। तो इसलिए यहाँ वहां पे स्कैटर्ड रेज की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यही तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं, एनर्जी के साथ यही तीन चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, ये यही हो जाएगा। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो कि जब ये एनर्जी का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि एनर्जी के साथ ये तीन प्रोसेसेस हो रही है, इसी पे बेस्ड एक क्लासिफिकेशन फिर हम पढ़ते हैं इनके कोलिजन्स का, क्योंकि अब यहाँ पे जिस तरह से कोलिजन्स हो रहे हैं उन कोलिजन्स पर ही बेस्ड हो जाती है कि एनर्जी में चेंज यहाँ पे होगा या फिर किस टाइप का चेंज यहाँ पे एनर्जी में होगा। अब देखो हम उसको समझते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, इंसिडेंट रेज जब चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रही है तो वो कोलिजन ही तो कर रही है। तो यहाँ पे जो कोलिजन होता है वो दो टाइप्स का बोला जाता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, मैं इसी में आपको समझा रही हूँ। जब इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं तो इंसिडेंट रेज चार्ज पार्टिकल पर आएंगी, उससे कोलाइड करेंगी और कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेंगी और एज इट इज स्कैटर्ड रेज की फॉर्म में वहां से स्कैटर्ड हो जाएंगी। तो इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है, नो एनर्जी एक्सचेंज। यहां पे एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेज की है, जिसको मैं न्यू आई से शो कर रही हूँ, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हो जाती है स्कैटर्ड रेज की, जिसको मैंने शो किया है न्यू एस से। ठीक है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पे इक्वल होती है। और इस टाइप के इफेक्ट में, इस टाइप के कोलिजन में जिस टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेले लाइंस। क्या बोलते हैं, रेले लाइंस। तो रेले लाइंस हमें हमेशा कब मिलेंगी, जब इंसिडेंट रेज और स्कैटर्ड रेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी एक दूसरे के, तो तब जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो रेले लाइंस मिलेंगी। हमेशा इसमें कोई भी चेंज कभी नहीं होता है, अगर इक्वल आ रही है तो वो रेले लाइंस ही हमें हमेशा मिलती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। क्लियर हुआ, इलास्टिक कोलिजन क्लियर हुआ। अब आते हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स पे। तो अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई कि यहाँ पे जब एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा तब रेले लाइंस हमें मिल रही हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट और स्कैटर्ड की इक्वल आ रही है। अब जब इन इलास्टिक कोलिजन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी में चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, चेंज इन एनर्जी। अब वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों चीजें इसमें आ गई। चेंज इन एनर्जी। अब इसमें जो न्यू आई है फ्रीक्वेंसी, वो न्यू एस के इक्वल नहीं होती है।
ठीक है। एक और चीज़, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बताई कि न्यू जो स्कैटर्ड है और इंसिडेंट है, अगर इनका डिफरेंस हम करें तो हम उसे शो करते हैं डेल न्यू से। अब जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल होंगे तो यहाँ पे जो न्यू आई है, सॉरी न्यू एस और मैं न्यू आई का डिफरेंस अगर निकालूँ यहाँ पे, तो जब ये इक्वल है तो ज़ीरो आएगा, और जब ये इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज है इनमें, तो ये ज़ीरो नहीं आएगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो ज़ीरो आता है हमेशा रेले लाइंस का, और इनका जो डिफरेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आता है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप समझो कि जब हम चार्ज पार्टिकल लेते हैं, जब हम चार्ज पार्टिकल यूज़ करते हैं और ये पूरा प्रोसेस कराते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन्स उसमें हो रहे होते हैं, तो इस इफेक्ट को बोला जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट कब बोल रहे हैं हम? जब हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यूज करेंगे तब कॉम्पटन इफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्पटन इफेक्ट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले बच्चों को ये अच्छे से पता होगा कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। अभी केमिस्ट्री में इसका हमें ज़्यादा कुछ डिटेल में इसमें नहीं जाना है, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि यहाँ पे जब हम चार्ज पार्टिकल यूज करेंगे तब कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें इन इलास्टिक कोलिजन से जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं, चलो ये भी अब मैं आपको मॉलिक्यूल के साथ ही बताती हूँ, अभी इतना ही देखो कि कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसमें देखो आगे एक चीज, इलास्टिक कोलिजन्स क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल ना लेकर मैं यहाँ पे ले रही हूँ मॉलिक्यूल, क्या ले रही हूँ मैं यहाँ पे? एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ। ठीक है, और मैं सेम प्रोसेस मॉलिक्यूल के साथ करा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इंसिडेंट कराई रेज, इससे इंटरैक्शन हुआ, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स हुए और यहाँ पे स्कैटर्ड रेज मिल गई। तो एक चीज यहाँ पे जब इलास्टिक कोलिजन्स होंगे तो यहाँ पे जो इलास्टिक कोलिजन होने की टेंडेंसी होती है वो मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमें ऐसी लाइंस, ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलना बहुत ज़्यादा फेवर में होती हैं जिनकी इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड रेज की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे हमें रेले लाइंस मिलने की ज़्यादा फेवर करते हैं मॉलिक्यूल रेले लाइंस को। इलास्टिक कोलिजन्स मेनली इसमें होते हैं। ठीक है, अब जब इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं तो इससे जो लाइंस मिलती है वो मैंने आपको बता दी। अब इन इलास्टिक कोलिजन्स पर आओ। इन इलास्टिक कोलिजन्स जब होते हैं और अब देखो, अब मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ले आई तो यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट तो अब हमें बोलना ही नहीं है। तो अब ये कौन सा इफेक्ट हो गया? तो जब भी हम चार्ज्ड पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल यूज करते हैं और ये पूरी प्रोसेस सेम रखते हैं तो इसे बोला जाता है रमन इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसे? रमन इफेक्ट। अब रमन इफेक्ट में जो लाइंस मिलेंगी उन्हें क्या बोल देंगे? रमन लाइंस। अब यहां तक आपको समझ आया मैंने क्या किया है? यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं वो कैसा भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। नो मैटर, वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फेज में हो, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल की बात होगी तो हम रमन इफेक्ट ही उसे बोलेंगे और उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी उन्हें हम रमन लाइंस बोलेंगे।
क्लियर हुआ? तो वही सेम चीज़ है अभी भी कि जब न्यू आई और न्यू एस इक्वल आएंगे तो ये तो हम रेले लाइंस बोलेंगे, ये हमें क्लियर है। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन्स की बात करें तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स तो इलास्टिक कोलिजन्स ही देते हैं, मतलब बहुत ही कम नंबर में, मैं बोलूँ 1 मतलब बिलियन में से कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो इन इलास्टिक कोलिजन करता है। इसलिए ना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन मॉलिक्यूल में बहुत ही कम नंबर में करते हैं मॉलिक्यूल्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन इलास्टिक कोलिजन शो। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इन इलास्टिक कोलिजन्स करते हैं तो इनकी एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। उसके बेसिस पे जो हमें रमन लाइंस मिलती हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में, स्टोक लाइंस एंड एंटी स्टोक लाइंस। रमन लाइंस को क्लासिफाई कर रहे हैं स्टोक लाइंस एंड एंटी स्टोक लाइन। ठीक है, स्टोक लाइन का जो डेल्टा न्यू आता है वो आता है नेगेटिव। कैसे आता है वो मैं अभी बताऊंगी। एंटी स्टोक का आता है डेल्टा न्यू पॉजिटिव। अब देखो स्टोक लाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। स्टोक लाइन्स हमें कब मिलती है? जब इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड रेज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। और अगर अब मैं देखूँ इसका डेल्टा न्यू कैलकुलेट करूँगी जो कि होता है न्यू एस माइनस न्यू आई, तो ये वैल्यू जब छोटी है और छोटी में से हम कुछ बड़ी टर्म माइनस करने जा रहे हैं तो आंसर तो हमारा नेगेटिव में ही आएगा। तो इसलिए इसका डेल्टा न्यू कैसा लिखा है मैंने? नेगेटिव लिखा है। एंटी स्टोक लाइंस पर आओ, डेल्टा न्यू इसका पॉजिटिव होता है और इसमें जो इंसिडेंट रेज हैं उनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है स्कैटर्ड रेज की। स्कैटर्ड रेज की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अब आप जब इसका न्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? न्यू एस माइनस न्यू आई, यहाँ पे जो वैल्यू है वो न्यू एस की ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव आती है। तो ये जो रमन लाइंस हैं वो 2 तरीके की होती है, स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस। ठीक है, स्टोक लाइन में डेल्टा न्यू नेगेटिव आता है, ये याद रखो। बाकी पूरा आपको फिर खुद से आप समझा दोगे कि इसमें मैंने देखो जैसे कि इसको नेगेटिव लिया और पूरी प्रोसेस मुझे पता चल गई कि किसकी ज़्यादा होगी। तो याद ये रखो कि स्टोक लाइन का डेल्टा न्यू नेगेटिव होता है। बाकी ये आपको फिर अपने आप समझ आ जाएगा कि इसमें स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो एंटी स्टोक में क्या याद रखोगे कि इसका जो डेल्टा न्यू है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब देखो हमने ये समझ लिया रमन लाइंस कैसे मिलती हैं और ये किस तरह से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ये हमने समझ लिया। अब हमें इसमें आगे ये देखना है कि इसके सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके के ट्रांजिशन बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेक्शन रूल्स की बात कर लेते हैं। अगर हमें ये स्टोक लाइन, रेले लाइन और एंटी स्टोक लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो हम इसे देखो स्पेक्ट्रल लाइंस इस तरह से इसकी बनाते हैं। इसमें यहाँ पे हम बोलेंगे न्यू एस जो है वो न्यू आई के इक्वल है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? रेले लाइन। यहाँ पे ये लाइंस प्रेजेंट है। इन लाइंस में जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू एस की ज़्यादा होती है
न्यू आई की न्यू एस से कम होती है, मतलब स्कैटर्ड रेज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है, तो इन लाइंस को बोला जाता है एंटी स्टोक लाइंस। सेम ऐसे ही इस साइड यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जो इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो इनको बोला जाता है स्टोक लाइंस। इसके लिए जो डेल न्यू होता है वो नेगेटिव होता है और इसके लिए डेल न्यू पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, रमन लाइंस को हम इस तरह से शो करते हैं। क्लियर? अब हम वो कंडीशन देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स रमन स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं। कंडीशन फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने के लिए एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो इसकी जो कंडीशन होती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने की, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी फेज की कंडीशन नहीं आएगी। मैंने आपको अभी बताया था कि मॉलिक्यूल आप सॉलिड, लिक्विड, गैसियस कैसा भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी देयर शुड बी चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए। मैं यहाँ पे चेंज इन पोलराइजेबिलिटी को अल्फा डी अल्फा से शो कर रही हूँ, तो ये जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। बेसिकली ये होती है इसकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने की एक मॉलिक्यूल की कंडीशन, ठीक है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पोलराइजेबिलिटी होती क्या है, तभी तो हम किसी मॉलिक्यूल में वो चीज़ देख पाएंगे। वैसे मैंने आपको रोटेशनल में भी और वाइब्रेशनल दोनों में ये चीज़ एक बार छोटे छोटे बताई है, जब मैंने आपको डाइपोल के बारे में बताया था कि डाइपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए, है ना। तो ये डाइपोल जनरेट कैसे होता है, जब भी किसी मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहाँ से पास कराते हैं। तो जैसे कि मैंने ये ले लिया मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ से पास कराई, तो यहाँ पे क्या होने लगता है, जो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है उसका सेपरेशन होने लगता है। चार्ज सेपरेशन किस तरीके से होता है कि पहले तो ये म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पे हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती हैं तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होने की वजह से एक साइड तो पार्शियल नेगेटिव और एक साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे कि एक डाइपोल फॉर्म हो जाता है। अब ये डाइपोल जो है ये खुद से फॉर्म नहीं हुआ, इस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास कराई हैं, तब जाकर ये डाइपोल जनरेट हुआ है। इसलिए इसे बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। और इस इंड्यूस्ड डाइपोल में जब रोटेशन और वाइब्रेशन होते हैं और ये रोटेट या वाइब्रेट करता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चेंज होता है, जो कि हमने वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझा था। अब रमन में हमें देखना है कि चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए। तो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज है, मतलब यहाँ पे एक तरह से डाइपोल फॉर्म होना चाहिए और जो भी चार्ज है वो यहाँ पे सेपरेट होना चाहिए, पोल्स बनने चाहिए, पोल्स जनरेट होने चाहिए, ठीक है, तभी तो यहाँ पे चेंज इन पोलराइजेबिलिटी हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो ये इसकी कंडीशन होती है। अब
हम प्योर रोटेशनल रमन और प्योर वाइब्रेशनल रमन स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। और सिंपल तभी है जब आपने रोटेशनल और वाइब्रेशनल पढ़ रखे, वरना आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप रमन डायरेक्ट देख रहे हो, रमन वाला लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो, रोटेशनल वाइब्रेशन नहीं देखा है, तो रमन समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा रोटेशनल, जो हमने एनर्जी लेवल्स की एनर्जी वहाँ पे कैलकुलेट की थी, वाइब्रेशनल में जो कैलकुलेट की थी, अगर वो हमें आता है तो रमन में कुछ भी नहीं है, रमन में एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले प्योर रोटेशनल रमन हम स्टडी करेंगे। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजिशन को कराने से पहले हमें उसके सिलेक्शन रूल्स पता होने चाहिए, तभी हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेक्शन रूल देखेंगे। पहला तो वही हो जाएगा जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी है कि जो डी अल्फा है वो 0 नहीं होना चाहिए, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी शुड बी देयर। ठीक है, सेकंड हो जाएगा यहाँ पे जब हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो रोटेशनल क्वांटम नंबर की बात यहाँ पे होगी। तो जो जे है उसकी यहाँ पे जो वैल्यू डेल्टा जे चेंज डिफरेंस की बात करेंगे ना एनर्जी लेवल्स में, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को जिस क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाता है वो जे होता है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू या तो 0 या फिर +-2 ये होगी। तो इसका जो सिलेक्शन रूल है वो थोड़ा डिफरेंट सा है, इसलिए इसे हमेशा याद रखना है। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डेल्टा जी की सिलेक्शन रूल में वैल्यूज क्या होती हैं ये हमें याद रखना है। अब हमें जब ये पता चल गया तो अब हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी लेवल्स की एनर्जी। तो इससे पहले हमें किसकी पता होनी चाहिए? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकाल कर आए हैं वो वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जो कि होती है BJ+1 फॉर रिजिड रोटेटर होती है ये। ठीक है, और रिजिड रोटेटर ही हम स्टडी करते हैं, यूज यही वैल्यू की जाती है। ये आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, सपोज कि सबसे पहले 0 की बात कर लेते हैं कि डेल्टा जे 0 है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो सेम एनर्जी लेवल, मतलब एक तरह से ये वो कंडीशन है जहाँ पे इंसिडेंट रेज और स्कैटर्ड रेज की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी और इससे हमें रेले लाइन मिलेगी। ये कौन सी कंडीशन है? जिसमें न्यू एस इज इक्वल्स टू न्यू आई, डेल्टा न्यू 0 आता है इसके लिए, और इससे हमें मिलती हैं रेले लाइंस। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डेल्टा J+2 की, कि जब डेल्टा J+2 आएगा तब एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या आएगी? तो डेल्टा J+2 कब आ सकता है? लेट अस सपोज हम यहाँ पे जो ट्रांजिशन करा रहे हैं वो J करा रहे हैं, और हमें जो उनके बीच में एनर्जी लेवल्स, ये डेल्टा J बेसिकली होता क्या है? J' माइनस J हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, यही होता है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ J' माइनस J, यहाँ पे मुझे 2 लाना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसके लिए भी आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं भी है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो डेल्टा EJ आता है जब हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए, तो वो निकल कर आता है 2BJ+1, और इसमें जो ये J है ये वो J होता है जो कि लोअर एनर्जी लेवल में माना जाता है, मतलब जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट होता है। समझ रहे हो? यहाँ पे जो J जिस फॉर्म में ये निकलता है वहां पे वो वाला J आता है जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से ट्रांजिशन J से स्टार्ट हो रहा है,
तो हम जे फॉर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से इसको हम जे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो जे डैश है उसकी भी वैल्यू हम जे की फॉर्म में लिख दें। कैसे लिख सकते हैं, जे डैश इज इक्वल्स टू 2 प्लस जे कर दें और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं। अब देखो डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, जे से जे डैश। तो पहले जे डैश का आ जाएगा इस तरह से माइनस बी जे जे प्लस 1। अब यहाँ पे देखो जे डैश की वैल्यू पुट करनी है 2 प्लस जे, ये 3 प्लस जे हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो आप। और ये आएगा बी जे जे प्लस 1। इन सबको हम ओपन कर लेते हैं। देखो 2 इंटू 3 6 और b बाहर है तो 6b प्लस 2j और बाहर b है तो 2jb प्लस 3jb प्लस bj स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट पे आ गई मैं माइनस bj स्क्वायर माइनस bj। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बीजे स्क्वायर से बीजे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे जब 6b एज इट इज रहेगा, बीजे वाली वैल्यूज जो है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2bj है, यहाँ पे 3bj है और वहां पे 1bj है, तो 2 और 3 5 माइनस 1 4 और प्लस का साइन आएगा 4bj। यहां से मैं b कॉमन ले सकती हूँ 4j प्लस 6। ये वैल्यू आई किसकी, जब सिलेक्शन रूल डेल्टा j इक्वल्स टू +2 हमने यूज किया है। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रांजिशन कोई भी दे दिया जाए, यहाँ पे जो j लोअर वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। यहीं पे देख लो, अगर डेल्टा j जो है वो -2 ले लिया जाए, -2 जब ले लिया जाता है तो ट्रांजिशन जो है अब j डैश से j में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो j माइनस जे डैश है वो हमें लाना है -2, ठीक है। तो अब हमें लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पे जे डैश है तो जे डैश की फॉर्म में हमें लाना है यहाँ पे। तो देखो जे डैश की फॉर्म में निकालेंगे तो हमें जे की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगी 2 प्लस जे डैश। अब हम सेम ऐसे ही यहाँ पे भी पुट कर देंगे वैल्यूज जैसे हमने यहाँ पे की थी। अब यहाँ पे जो हायर एनर्जी लेवल है वो जे है, तो बी जे प्लस 1 माइनस बी जे डैश प्लस 1। जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करो b 2 प्लस जे डैश और 3 प्लस जे डैश माइनस बी जे डैश प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सेम ये देखो यही वाला बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6b प्लस 4b जे डैश, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, वही सेम b कॉमन ले लोगे, देखो यहाँ पे एक चीज आप समझो कि जो यहाँ पे J टू J मतलब ट्रांजिशन हमें यही सेम रखना है, J टू J डैश। ये यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, J टू J डैश ही हमें रखना है और ये हमें वैल्यू -2 लानी है। देखो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, वो हम करेक्ट कर रहे हैं। और J की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे तो J डैश प्लस 2 आएगी, ठीक है। वैल्यू वही आई है अभी भी, लेकिन यहाँ पे जो ये जो हमने वैल्यूज रखी है ना, इनमें चेंज आएगा बस, ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी जे डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे की वैल्यू जे डैश प्लस 2 और जे डैश प्लस 3। अब देखो यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जो देखो बी जे स्क्वायर बी जे डैश स्क्वायर प्लस बी जे डैश माइनस, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली आ जाएगी। बस यहाँ पे जे की जगह जे डैश आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6b प्लस 2j डैश b प्लस 3j डैश b प्लस b जे स्क्वायर। अब एक और चीज़, यहाँ पे माइनस साइन था, तो मुझे ये आगे का ब्रैकेट जब मैंने खोला है तो मुझे सारे साइन किस में करने पड़ेंगे, माइनस में करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बी जे डैश स्क्वायर और ये तो फिर भी कैंसिल हो गए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे बी जे डैश माइनस 6b लिख लेते हैं पहले, और ये जो 3j डैश b और 2j डैश b माइनस 5j डैश b, इसमें से माइनस हो रहा है 1, तो माइनस 4bj डैश। इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी 4j डैश प्लस 6। तो जब हमने j प्लस 2 लिया तब तो ये वैल्यू आई, और जब हम -2 लेते हैं तो माइनस में वैल्यू आती है। अब इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस देखो, रेले लाइन तो हमें पता ही है क्या आ रही है, देखो इस तरह से आती है। तो ये बीच में तो रेले लाइन आ गई, न्यू एस इक्वल्स टू न्यू आई है जिसके लिए। अब यहाँ पे ये लाइंस प्रेजेंट है। अब एक बार एक चीज यहाँ पे देखो, अगर मैं रेले लाइन जो कि 0 थी, रेले लाइन और इसका डिफरेंस अगर मैं निकालूंगी, ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, यहाँ पे स्टोक लाइन होती है और ये एंटी स्टोक लाइन होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी एनर्जीज को कैलकुलेट करूंगी, इनका गैप कितना है, स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप कितना है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है उसमें मैं जे की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो मैं 0 पुट करूंगी तो 6b आएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6b। ये गैप कितना हो जाएगा 6b। अब ये जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रल लाइंस इस अलग अलग, जैसे देखो ये जो है स्टोक लाइन, ये एंटी स्टोक लाइन, इस तरीके से इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लो, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आता है ये आता है 4b। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। ये भी कितना आता है 4b, तो ये वाला डिफरेंस सेम रहता है। क्लियर हुआ, ये स्टोक लाइन हो जाती है, ये एंटी स्टोक लाइन हो जाती है, और जो इनका डेल्टा न्यू की वैल्यू है वो इस तरीके से निकल कर आती है, यहाँ पे न्यू आई प्लस माइनस न्यू एस। नेगेटिव वैल्यू होती है स्टोक लाइंस के लिए, पॉजिटिव वैल्यू होती है एंटी स्टोक लाइन के लिए। तो ये आपका हो गया रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हुई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि देखो डेल्टा जे प्लस 2 जब हमने लिया तो जे से जे डैश ट्रांजिशन कराने पे क्या आ रहा था, +2 आना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे +2 रख दिया इसका डिफरेंस और लोअर वैल्यू जो थी उससे कैलकुलेट कर लिया। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन जो एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन हो रहा है उसको सेम रखा। देखो यहाँ पे जो गड़बड़ हुई थी वो मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने क्या किया था कि मैंने इसको चेंज कर दिया था, कि मतलब मैंने लेवल्स चेंज कर दिए थे, वो भी गलत नहीं था, क्योंकि -2 माइनस में वैल्यू कब आएगी, जब हम हायर वाले से लोअर में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही कर दिया कि एनर्जी लेवल वही रखा, सिर्फ साइन चेंज कर दिया, तो वो भी सेम ही चीज़ हुई।
उस साइन से मतलब क्या हो गया कि आपकी ये वाली वैल्यू तो बड़ी हो गई है, वो वाली वैल्यू छोटी हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है और ये छोटी है। और हमें तो छोटी लोअर वैल्यू से ही निकालना होता है, तो लोअर वैल्यू हमें जब पता है ये है तो हम उसके फॉर्म में निकाला है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हो गई रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? अब देखो वाइब्रेशनल रमन भी है, प्योर वाइब्रेशनल जो है वो भी हम इसमें देख लेते हैं, कोई वो भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्योर वाइब्रेशनल, इसका सिलेक्शन रूल देखो। पहला तो वही है कि जो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जैसे कि हमने अभी रोटेशनल क्वांटम नंबर का देखा था, तो ये वैल्यू यहाँ पे होती है 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे कोई भी, अगर आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि ये सिलेक्शन रूल सेम वही है जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी भी हम लिख सकते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो हम पढ़ चुके हैं, V + ½ h nu माइनस V + ½ स्क्वायर h nu x e। ठीक है, x इज एनहार्मोनिक कांस्टेंट, एनहार्मोनिसिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई इसकी एनर्जी की। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीज़ बताई थी कि जब हम 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 ये ट्रांजिशन सो ऑन, ठीक है, आगे तक, इन ट्रांजिशंस को बोला जाता है फंडामेंटल बैंड्स। और बाकी सारे ट्रांजिशंस जो कि आगे हो रहे होते हैं, जैसे देखो ये 0 से 2 हुआ, 0 से 3 हुआ, तो इनको आगे फर्स्ट इनको भी हम अलग अलग नाम देते हैं, जो कि हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ लिए। अब भी हम यहाँ पे उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरह से नॉमेनक्लेट किया था, तो आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फंडामेंटल बैंड्स होते हैं ना, सिर्फ इन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हॉट बैंड्स को नहीं दी जाती। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये भी जो वैल्यूज होती है इनको भी इंपॉर्टेंस कम दी जाती है। तो जो फंडामेंटल बैंड होता है वो होता है 0 से 1 वाला। ठीक है, फंडामेंटल बैंड होता है 0 से 1, बाकी सारे जितने भी होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, इस तरह से नॉमेनक्लेट किया जाता है उन्हें। तो हमें यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करना है 0 to 1। तो हमें यहाँ पे डेल्टा ई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक में तो हमें हायर वाले में तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 + ½ h nu माइनस 1 + ½ स्क्वायर h nu x e माइनस, अब यहाँ पे हमें 0 पुट करना है, तो v की जगह जब मैं 0 पुट करूँगी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ½ h nu माइनस 1/4 लिख देती हूँ सीधा स्क्वायर करके h nu x। ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने यहाँ पे 0 पुट किया है, 0 से 1 ट्रांजिशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इधर 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 h nu माइनस ये आएगा 3/2, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 9/4 हो जाएगा, h nu x e माइनस ½ h nu प्लस 1/4 h nu x e। अब जहाँ जहाँ h nu है उन टर्म्स को एक साथ ऐड कर देते हैं और h nu x e वाले को एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाता है h nu, ठीक है, 9/4 और ये है प्लस, तो -9 + 1 ये आता है। देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, -9/4 + 1/4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नीचे तो 4 ही रहेगा और ऊपर आ जाएगा -8। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 आएगा।
-2HνXc। यहाँ से आप इजीली क्या कॉमन ले सकते हो, Hν कॉमन ले सकते हो, तो Hν कॉमन ले लिया तो 1 - 2Xc, तो ये डिफरेंस निकल कर आता है। अब बात आती है रेले लाइन्स, स्टोक लाइन और उन सब की, तो उनके लिए आप किस तरीके से लिखोगे? रेले लाइंस के लिए तो क्या होता है, न्यू आई इक्वल्स टू न्यू एस हो जाता है, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं है, ठीक है। और स्टोक लाइंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू आई प्लस ये जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे पुट कर दो Hν 1 - 2Xc, और एंटी स्टोक, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा स्टोक के लिए, एंटी स्टोक लाइंस उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे प्लस Hν 1 - 2Xc। इतना सा डिफरेंस यहाँ पे आता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गई आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि मैंने एक क्लास में पूरा जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बहुत हेल्पफुल रहता है अगर एग्जाम में हम इसको प्रिपेयर करके जाते हैं, तो बहुत स्कोरिंग रहता है ये, ठीक है। इससे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कई बार। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।